गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स का चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था हमारे पास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों के सामने पहला सवाल है कि आपको दिया गया है कि एक इक्वेशन आप लोगों के पास में है कि रूट टू एक्स बराबर 7y-9। तो सबसे पहले आप चैट सेक्शन में ये टाइप करके बताइए, क्या ये हमारे पास में एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। सबसे पहले आप चैट सेक्शन में y और n, अगर ये रैखिक समीकरण है दो चर वाला तो आप y टाइप करना, और अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है तो आप n टाइप करना। ठीक है। क्या ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है? ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। एक बार हम आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें। से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, अगर कोई भी चीज इस तरीके से लिखी जाती है, सर बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर है फिर। और फिर हमने सर एक चीज लास्ट क्लास में सीखी थी बहुपद के बारे में। तो सर बच्चे स्क्रीन पे देखिए, हम आपको बताते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, अगर ऐसा लिख दिया जाए कहीं पर 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 9, तो आप कहोगे सर ये क्या है, एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है। और कितने चर में? आप कहोगे सर एक ही चर में, x में। सर ये एक बहुपद है और सर इसके अंदर एक ही चर है, यानी कि एक ही वेरिएबल है x। तो आप कहोगे ये हमारे पास में एक चर वाला रैखिक बहुपद है। सॉरी, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। अब क्या ये रैखिक बहुपद है? आप कहोगे नहीं सर ये रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि रैखिक बहुपद में हमने पढ़ा था कि रैखिक बहुपद वही होंगे जिनकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। तो इस वाले बहुपद को देखें तो सर इसके अंदर एक चर है x और इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक। तो इसको सर कहेंगे हम एक चर वाला रैखिक, क्या कहेंगे इसको, बहुपद। ठीक है। और इसके अंदर एक चर वाला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है x। लेकिन पर अब हमें क्या चाहिए? हमारा चैप्टर का नाम था, आप देखिए बच्चे, हमारे चैप्टर का नाम था दो चर वाले। कौन से? दो चर वाले। तो अब हम दो चर वाले के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पर वो होना तो रेखिक ही चाहिए। तो आपने कहा सर दो चर कोई भी ले लेते हैं, p ले लिया और हमने क्यों ले लिया। अब देखो, प्लस भी आ सकता है इनके बीच में, माइनस भी आ सकता है, और पी के आगे कोई भी नंबर आ सकता है, और क्यू के आगे कोई भी नंबर आ सकता है। अगर हम लिख दे 5p + 2q + 7, तो क्या ये हमारे पास में दो चर वाला रैखिक बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर, इसके अंदर दो चर p और q है, और सर ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर इसका भी घात एक है, सर इसका भी अधिकतम घात एक है, और अधिकतम घात एक वाले को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है। आप एक बार इतना टाइप कीजिए, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए। यानी कि एक घात वाले को, एक घात वाले के, लेकिन पर दो चर उसके अंदर होने चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? सर दो चर वाला रैखिक बहुपद हम कहेंगे उसको, दो चर वाला रैखिक बहुपद। ठीक है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया कि चैप्टर का नाम था। अब हम आपसे ये पूछ रहे थे कि बच्चे आप हमें ये बताइए कि बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर होता है। भाई कहीं कहीं तो लिखा हुआ है समीकरण, क्योंकि हमने जो पीछे वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, वो बहुपद था, लेकिन पर यहाँ पर चैप्टर के अंदर लिख दिया गया समीकरण। तो बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर होता है? आप कहोगे सर बहुपद में और समीकरण में ये अंतर होता है कि जो बहुपद होता है, सर ये लिखा हुआ बहुपद है, इसमें कहीं पर भी किसका चिन्ह नहीं है, किसका निशान नहीं है। आप कहोगे सर इसमें कहीं पर भी इक्वल टू का निशान नहीं है। लेकिन पर जो समीकरण होते हैं उनके अंदर आपको इक्वल टू का निशान देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चे। बहुपद में इक्वल टू का निशान नहीं होता, लेकिन पर समीकरण में हमेशा इक्वल टू का निशान आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप अपने सवाल को देखिए। तो आप ये बताइए कि क्या ये हमारे पास में समीकरण है? क्या हमें जो सवाल में पूछा गया है क्या वो एक समीकरण है? आप कहोगे हाँ सर, जो हमें सवाल में दिया गया है वो एक समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है सर रूट 2x = 7y-9। आप कहोगे सर इसमें इक्वल टू का साइन है इसलिए समीकरण है। अगर कहीं लिखा होता रूट 2x + 7y-9, तो हम कह देते सर ये दो चर वाला, एक चर ये रहा और एक चर ये रहा, हम कह देते सर ये दो चर वाला रैखिक बहुपद है। क्या बोल देते अगर हम, अगर इसको देखें तो हम कह देंगे कि सर ये दो चर वाला रैखिक बहुपद है। लेकिन पर सर अगर इसको यहां देखे जाए तो आप कहोगे सर यहां पर तो इसमें इक्वल टू का साइन है, और जब इसमें इक्वल टू का साइन है तो हम सर इसको कहेंगे दो चार वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। चलिए, फिर हमने एक चीज सीखी थी लास्ट क्लास के अंदर कि जो हमारे पास में बहुपद होते हैं उनकी घात वात निकालना सीख लिया था कि बहुपद की घात कितनी होती है, या फिर हमने फैक्टर गुणनखंड के लिए सीख लेते। तो इसी तरीके से या आपके पास में एक जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है? एक जनरल फॉर्म होती है
किस चीज की जनरल फॉर्म होती है? कि देखो हर किसी चीज को लिखने का एक तरीका होता है। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास में दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, इनको लिखने की एक जनरल फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है जनरल फॉर्म? यानी कि आपको याद रखना है कि सर जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यानी कि एक कुछ ऐसा होगा, एक चर, सर उसके साथ में कुछ एक गुणांक लगा होगा, सर दूसरा चर होगा, उसके साथ में कुछ गुणांक लगा होगा, फिर सर एक अचर होगा और इक्वल टू जीरो। अब देखो ये एक जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लेकिन पर जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक समीकरण में प्रेजेंट हो। इसमें से कुछ जीरो भी हो सकती है, कुछ चीजें जीरो नहीं हो सकती। जैसे कि हमारा अगर ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आप कहोगे सर ए का मान कभी जीरो नहीं हो सकता और सर बी का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप खुद बताइए, अगर ए का मान जीरो हो गया तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बचेगा? आप कह दोगे सर ये तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो हम इसको लिख ही क्यों रहे हैं? फिर हम आगे को इतना ही क्यों नहीं लिख देंगे कि बी वाई प्लस सी बराबर जीरो? फिर तो सर ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसमें ए का मान जीरो और बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आप इस वाली समीकरण को इस तरीके से लिखो और ए बी और सी का मान बताइए। तो हम आपको 2 मिनट देते हैं जल्दी से कि आप सभी बच्चे इसको हल कीजिए। हमें ए बी और सी का मान आप चैट सेक्शन में लिखकर भेज रहे हो कि इसका आंसर क्या होगा ए बी और सी का। चलिए, 2 मिनट का टाइम हम आप लोगों को दे रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा भी था, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। और जब तक आप कॉपी के ऊपर पेन नहीं चलाओगे, जब तक आप अच्छे से चीजों को नहीं सीखोगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर पेन चलाइए, समीकरण को लिखिए और उसमें से ए बी और सी का मान निकालिए जल्दी से। और जिस जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे वो चैट सेक्शन के अंदर ए बी और सी का मान लिख करके भेजता रहे। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ भी गया है, बाकी भी अपना आंसर भेजिए। 2 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। चलिए देखिए, जब आप इस सवाल को हल करोगे तो आप कहोगे सर जो हमारे पास में समीकरण है, सर वो समीकरण कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, √2x बराबर 7y-9। अच्छा, √2x तो अपनी जगह सही लिखा हुआ है, हमने कहा सर ax के नीचे तो हमने लिख दिया √2x। लेकिन पर सर ax के साथ में by लिखा हुआ है, लेकिन पर सर यहाँ तो by नहीं है। आप कहोगे सर इस वाली पूरी की पूरे पद को हम इधर उठा के ले आते हैं। जब इस पूरे पद को हम इधर उठा के लेकर आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का था, यहाँ पर ये प्लस का था, और जब आप इसको दूसरे हाथ की तरफ लेकर आओगे तो ये माइनस के साथ वाई हो जाएगा। तो आपने लिखा सर यहाँ पर हो गया माइनस के साथ वाई, और सर ये माइनस के 9 है तो इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के 9 हो जाएंगे इक्वल टू जीरो। तो आपने लिखा प्लस के 9 इक्वल टू जीरो। अब आप देखो कि हमेशा यहाँ पर हमें प्लस का साइन चाहिए। अगर हम इसको प्लस का साइन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि सर √2x प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस के साथ वाई प्लस 9 बराबर जीरो। तो आप कहोगे सर ए का मान तो हो गया √2, ए का मान कितना हो गया √2। सर बी का मान कितना हो गया, आप कहोगे माइनस के साथ, बी का मान कितना हो गया माइनस के साथ, और सर सी का मान कितना हो गया हमारे पास में प्लस के 9। सी का मान कितना हो गया हमारे पास में प्लस के 9। एक बार जल्दी से बच्चे टाइप करके बताइए क्या आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई है कि जो ए का मान होगा वो √2 होगा, जो बी का मान होगा वो माइनस के साथ होगा, और जो सी का मान होगा वो 9 होगा। ठीक है, ठीक है, गलती पता लगी बच्चों को? गलती पता लगी ना सबको अपनी? ठीक है, किसी ने भी माइनस के साथ आंसर नहीं भेजा था बी का, सभी ने प्लस 7 भेजा था। ठीक है, तो बी का मान क्या होगा, माइनस के साथ होगा। चलिए, पहला सवाल सभी को समझ में आ गया है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है, और इस सवाल को हम जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर डाल देते हैं। पहले हम आपको 2 मिनट देते हैं कि आप सभी बच्चे इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, साहिल, तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद। वजह आप लोग जानते हो, चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या होती है कि अब आपको आंसर करना है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, हमने आप लोगों को चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने पोल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को रख दिया है। तो सभी बच्चे इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और आप सभी को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है।
और जितने भी बच्चे प्रेजेंट है क्लास के अंदर, हम किसी से भी बच्चे का माइक ओपन करके पूछ सकते हैं कि वो बच्चों को एक्सप्लेन करे कि उनका ये आंसर कैसे आया है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी, सिर्फ आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चे, नाम नहीं भेजना है, आप सिर्फ ऑप्शन भेज दीजिए। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए जब भी आपके पास में, अभी आपको बताया था याद करने के लिए क्या चीज कही थी हमने, कि आप बच्चे याद कर लो कि आपको लर्न करना है। क्या चीज लर्न करनी है? कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है बच्चे? आप कहोगे सर जो इसका जनरल फॉर्म, बच्चे माइक बंद प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। जनरल फॉर्म होता है सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप खुद बताइए, अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? क्या इसका एक ही सॉल्यूशन होगा? नहीं। कोई बच्चा तो कह रहा है कि सर हमारे पास में देखिए ये पूरी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो एक बच्चे ने कहा सर इक्वेशन तो हम लोगों को दे दिए, सर ये दे दिए 7x प्लस 5y माइनस के 3 बराबर 0। क्यों माइनस के 3? क्योंकि सर ये इक्वल टू का 3 है तो हमने इसको इधर लाए, तो सर ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो हमने लिखा माइनस के 3 बराबर 0। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से समझ में आ गया तो वाई टाइप करो कि हाँ सर हम 3 को सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ले आए, तो ये इधर प्लस का 3 था तो इधर आके माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखिए। अब आप कहोगे कि सर अगर हमारे पास में कोई भी, अगर हमारे पास में एक कोई भी ऐसा समीकरण दिया जाए, कैसा समीकरण? जो दो चर में एक रैखिक समीकरण हो, यानी कि इसकी भी घात एक है और इसकी भी घात एक है, यानी कि दो चर में अगर वो रैखिक समीकरण है तो सर एक तो हम याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे? कि सर उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। पर ये होते कैसे हैं वो भी आप समझ लीजिए। कि एक बच्चा है जिसका नाम है सोनम, मान लेते हैं सोनम ने क्या सोचा कि सर मैं तो एक काम करती हूँ कि एक्स का मान 2 ले लेती हूँ। तो आप खुद बताइए एक्स का मान 2 ले लोगे तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0। तो आपने कहा सर जब इसको हल करेंगे तो 14 में से 3 गया तो सर 11 बचा, यानी कि 5y प्लस 11 बराबर 0। और सर y का मान आ गया माइनस के 11/5। आगे कि नहीं आ गया? लेकिन पर आप एक बात बताओ, जब इन्होंने x का मान 2 लिया तो y का मान कितना आ गया? 11/5। अगर सोनम x का मान 2 ना लेकर के इनके मन में आ जाता कि सर मैं तो x का मान 5 ले लेती हूँ, तो क्या y का मान दूसरा नहीं आ जाता? आप कहोगे सर फिर से y का मान आ जाता और आंसर कुछ और आ जाता। फिर इनका मन करता कि सर हम तो x का मान 4 ले ले रहे। तो जब आप x का मान 4 ले लोगे क्या y का मान नहीं निकल कर आएगा? y का मान निकल कर आएगा। यानी कि अगर आप किसी भी एक चर का मान अपने मन से रखते रहोगे तो दूसरे चर का मान हमेशा निकलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को याद करना है कि अगर हमारे पास में दो चर में अगर हमें रैखिक समीकरण दे दिया जाए, दो चर में अगर हमें एक समीकरण दे दिया जाए तो जो उसके हल होते हैं वो कितने होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये अभी आप चैप्टर में आगे सीख जाओगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होते हैं। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया कि अगर हमारे पास में दो चर वाला, अगर हमें एक रैखिक समीकरण दे दिया जाए, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण,
और हमसे पूछा जाए बताइए इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप कहोगे सर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम एक चर का मान अपने मन से रखते जाएंगे वैसे वैसे दूसरे चर का मान निकलता रहेगा। और सर ऐसे तो बहुत सारे हल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 3 आप लोगों के सामने है, जिसमें आपसे पूछा गया है जांच कीजिए निम्न में से कौन समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 का हल नहीं है। तो पहले हम आप लोगों का कर देते हैं चैट सेक्शन बंद, और हम आपको दे देते हैं 2 मिनट का टाइम। तो आप सभी के पास में 2 मिनट का टाइम है। आपसे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को हल करो, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर बच्चे वोट करना। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी तरफ से जैसा भी उनको सही लग रहा है वैसा उसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर उसको वोट करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। बाकी हम आपको समझा देंगे 2 मिनट के बाद में। तो सभी बच्चे प्रश्न नंबर 3 को हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे प्रश्न नंबर 3 को हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बहुत ही आसान सवाल है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें अपनी तरफ से, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, अभी तो काफी सारे बच्चे बच रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर वो जिस वजह से भी पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे किसी वजह से, तो वो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, एक बार अपनी तरफ से आंसर भेजिए कि आप लोगों की तरफ से कौन सा आंसर है। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेज दीजिए। देखो इस बात को मत सोचा करो कि सर हमारा गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही हमें लगा। देखो एक बच्ची ने अपना आंसर भी लिख के भेजा है 5.5। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए ठीक है, ठीक है, समझ गए बच्चे, समझ गए। आपने जिस बच्चे ने भी रेखा देवी के नाम से क्लास ज्वाइन की है, हम समझ गए। देखिए आपको एक समीकरण दिया गया है x+y = 9। अच्छा आप लोग हमें बताइए कि क्या ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है? क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो y टाइप करो, और अगर नहीं है तो n टाइप करो। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? बताइए, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? ठीक है, यानी कि आप सभी को समझ में आ गया है कि सर ये दो चर हमें दिखाई दे रहे हैं एक्स और वाई, और सर ये समीकरण दिखाई दे रहा है क्योंकि सर इसके अंदर इक्वल टू का साइन है। तो ये सर दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों है? क्योंकि सर इनकी जो अधिकतम घात है, सर यहाँ पर इसकी अधिकतम घात 1 है, और सर यहाँ पर इसकी अधिकतम घात 1 है, तो हम कह देंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। चलिए अब हमसे पूछा गया है कि बताइए ये जो नीचे चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन इस समीकरण का हल नहीं है। तो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था, क्या सीखा था कि एक रैखिक समीकरण, यानी कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के सर अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अनेक हल होने का मतलब क्या है? यानी कि सर क्या ये वाला इसका हल हो सकता है? आप भाई एक्स की जगह 1 रख दो, वाई की जगह 8 रख दो। आपने कहा सर एक्स की जगह 1 रखा, वाई की जगह 8 रखा, सर जोड़ने पे 9 आ गया, यानी कि ये इसका हल है। अच्छा एक बार हमें बताओ, क्या हम x की जगह 8 और y की जगह 1 ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो y टाइप करो, और अगर नहीं ले सकते तो n टाइप करो। चलिए
ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि हम ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। किसी ने ये नहीं कहा है कि पहले वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। वो निर्देशांक ज्यामिति में होता है, वो निर्देशांक ज्यामिति में होता है। ये निर्देशांक ज्यामिति में नहीं है बच्चे भी। आपको सिर्फ इसका हल देखना था। आप इसमें से कोई भी एक मान एक्स का ले सकते हो और कोई भी एक मान वाई का ले सकते हो। ठीक है, चलिए। इसी तरीके से अगर आप देखो, क्या दूसरा वाला, यानी कि आप कहोगे सर ये तो सेटिस्फाई हो गया है, यानी कि ये तो इसका हल बन गया है, ये तो इसका हल बन गया है, ये तो इसका हल बन गया है। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि दूसरा वाला इसका हल हो सकता है। आपने कहा सर एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 5 रखा, 5 + 5 कितना होता है 10। सर ये हमारे समीकरण से मैच नहीं कर रहा, हमारे समीकरण के जैसा नहीं है, तो हम कह देंगे सर ये इसका आंसर, ये इसका हल नहीं है, ये इसका हल नहीं है। अच्छा, फिर हम चेक करते हैं ऑप्शन सी को। आपने कहा सर इसका मान 7 ले ले, इसका मान 2 ले ले, तो सर 7 और 2 जोड़कर 9 आ गया, और ये इस समीकरण के जैसा है, यानी कि 7 और 2 समीकरण x + y = 9 का एक हल है। इसी तरीके से आप चौथा वाला ऑप्शन ले लीजिए डी। तो आपने कहा सर 0 + 9 को जोड़ेंगे तो सर हमारे पास में 9 ही आएगा, यानी कि ये भी हमारा हल है। हमसे पूछा गया हल नहीं है, तो बच्चे बी ऑप्शन ऐसा है जो दिए गए समीकरण का हल नहीं है। क्योंकि जब आप दिए गए आंसर को आप एक्स और वाई का मान लेकर पुट करते हो तो आपका समीकरण वो नहीं आता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इंपॉर्टेंट सवाल किस लिए? क्योंकि पेपर में जब तक आप ये चीज ड्रॉ करना नहीं सीखोगे कॉपी के ऊपर, तो तब तक आपको थोड़ी सी बच्चे दिक्कत रहेगी। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, अपने साथ में एक कॉपी, पेन और एक फीता लेकर, कॉपी, पेन और एक फीता लेकर तो जरूर बैठिए। ठीक है, चलिए। और हम आपको बता देते हैं, जल्दी से समझा देते हैं कि समीकरण 9x + 7y = 63 का जो आलेख हमें ड्रॉ करना है, यानी कि जो हमें ग्राफ बनाना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अच्छा, आप हमें एक बच्चे बात बताइए, आप सभी ने ग्राफ पेपर देखा है? क्या आप सभी ने ग्राफ पेपर देखा है? बताइए। अगर देखा है तो वाई टाइप कीजिए कि आज सभी ने ग्राफ पेपर देखा है। ठीक है, सिर्फ एक बच्चा बोल रहे कि उन्होंने ग्राफ पेपर नहीं देखा है। तो ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होता है, आप देखिए, एक ग्राफ कॉपी आती है। अगर आपके पास में साइंस का, मैथ का, फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, अगर आपके पास में वो आते नहीं स्कूल के अंदर जमा करने के लिए जो प्रैक्टिकल फाइल आती है, तो उन प्रैक्टिकल फाइल में कुछ पेजेस होते हैं पीछे लास्ट में, हरे रंग के, और उन पे कुछ लाइनें खींची होती हैं इस तरीके से। तो वो जो हरे रंग का ग्राफ पेपर होता है जिसके ऊपर लाइनिंग खींची होती है, वो ग्राफ पेपर ही हमारा होता है। और वो आपको देखने में कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, कुछ आपको देखने में इस तरीके का दिखता है। ठीक है, आ, आपको ये क्वेश्चन करना था। हम एक काम करते हैं, ये देखिए, इस तरीके का कुछ पेपर जो होता है वो ग्राफ पेपर आपको दिखता है। ठीक है बच्चे, इस तरीके का जो पेपर होता है वो आपके पास में कुछ ग्राफ पेपर तरीके का जैसा दिखता है। इस तरीके का जो पेपर होता है। ठीक है, अब आप देखना कि आपसे सवाल क्या पूछा गया था। आपसे सवाल पूछा गया है, देखिए ये सर। बच्चे एक सेकेंड रुको। ये रहा सर हाँ, ग्राफ पेपर, मैंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। हाँ बच्चे, यही ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, जब आपको आलेख खींचने वाले सवाल अगर आ जाए, अगर आपको आलेख खींचने वाले सवाल अगर आपको आ जाए, तो आपको कैसे हल करना होता है। तो आप सभी बच्चे को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको आलेख खींचने वाले ग्राफ ऐसे हल करने होते हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बॉक्स बना लोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बॉक्स बना लोगे, और उस बॉक्स के अंदर आप कितने लाइनें करोगे ड्रॉ। कम से कम आपको दो बिंदु तो पता ही होने चाहिए। दो बिंदु का मतलब है कि सर हमें कम से कम इतने बिंदु तो निकाल ही लेने चाहिए। कितने? कि आपने कहा सर एक्स लिख लिया ऊपर और नीचे लिख लिया वाई, और जो सर समीकरण है वो है 9x + 7y = 63। आप हमें बताइए कि अगर हम अपने मन से x का मान 0 ले लें, अगर हम अपने मन से x का मान 0 ले लें, तो आप कहोगे सर x की जगह 0 ले लिया तो 9 × 0,
प्लस 7y बराबर 63। आपने कहा सर 9 गुणा 0 तो 0 हो गया। आपने कहा सर 7y बराबर 63 और y का मान आ गया 63/7 और 7 नहीं होता है 63। आपने कहा सर अगर हमने अपने मन से x को 0 ले लिया तो सर y 9 आ गया। ठीक है। अच्छा आप सभी बच्चे हमें बताइए दूसरा बिंदु कैसे लेंगे हम कहेंगे सर दूसरा बिंदु लेने के लिए हम एक काम करते हैं y को 0 ले लेते हैं। जब आपने y को 0 लिया तो समीकरण था हमारे पास में 9x प्लस 7y बराबर 63। और हमने अगर y को 0 ले लिया तो आपने लिखा सर 7 गुणा 0 प्लस सर 9x पहले से ही था 63 तो आपने कहा सर ये तो 0 हो गया, यानी कि सर 9x बराबर 63 हो गया। और जो सर x का मान आ गया वो हो गया 63/9 यानी कि 7 आ गया। x का मान आ गया 7। कम से कम आपको इतने बिंदु तो पता हो कोई भी आलेख बनाने के लिए। कोई भी आलेख बनाने के लिए कम से कम आपको दो बिंदु पता होने चाहिए। यानी कि आपने कहा सर एक बिंदु A1 हमारे पास में सर जिसमें x का मान 0 है और y का मान 9 है। अब ये ज्योमेट्री या सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन बन गया है। फिर आपने कहा सर दूसरा बिंदु हमारे पास में है, क्या बिंदु है दूसरा हमारे पास में? आप कहोगे सर x का मान 7 y का मान 0। यानी कि जब भी आप निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हो ये जो पहला वाला बिंदु होता है ये x का होता है और दूसरे वाला बिंदु फिक्स होता है कि y का होता है। ये x का होगा और ये y का होगा, ये फिक्स होता है ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है। अब आपको इसका एक आलेख बनाना था तो आप क्या करोगे सर, एक काम करते हैं आलेख बनाने के लिए हम एक काम कर देते हैं सर, एक तो पहले एक्सिस बना देते हैं यानी कि ये तो हमने बना दिया क्या y अक्ष और सर ये हमने बना दिया है एक्स अक्ष। ठीक है। और आप जानते हो इन सब चीजों को कि सर ये हमारा एक ओरिजिन होता है यानी कि मूल बिंदु होता है कि सर ये जो होता है हमारा, ये जो होता है सर हमारा ये मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन 0,0। सर इधर हमारे पास में होता है एक्स अक्ष का पॉजिटिव हिस्सा और सर इधर होता है हमारे पास में एक्स अक्ष का नेगेटिव हिस्सा। सर इधर होता है हमारे पास में पॉजिटिव वाई अक्ष और सर नीचे होता है हमारे पास में नेगेटिव वाई अक्ष। ठीक है बच्चे, ये सारे बिंदु होते हैं, आपको पता है कि सर कुछ इस तरीके का होता है। अब हमें जो बिंदु चाहिए सर वो पहला पॉइंट जो A1 है हमारे पास में या फिर जो ए बिंदु है हमारे पास वो 0,9 है। यानी कि सर एक्स अक्ष पर तो 0 ही जाना है, सर वाई अक्ष पर 9 जाना है। मान लेते हैं वाई अक्ष पर 9 हमारे पास में यहां पर आ गया, यानी कि बिंदु कितना हो गया 0,9। दूसरा जो बिंदु है वो 7,0 है, यानी कि सर एक्स पर तो 7 जाना है, एक्स पर तो 7 जाना है और वाई पे कितना जाना है 0। यानी कि सर एक्स पर तो 7 जाना है, मान लेते हैं 7 यहां पर आ गया और वाई पर कितना जाना है 0। तो आप इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु के साथ में आप क्या कीजिए, इसको एक सीधी रेखा से जोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए, इसको एक सीधी रेखा से जोड़ दीजिए। तो ये जो आपके पास में एक रेखा बनकर आई है ये क्या कहलाएगी आपकी, ये जो रेखा बनकर आई है ये कहलाएगी आपकी दिए हुए समीकरण का आलेख। क्या कहलाएगी? दिए हुए समीकरण का आलेख कहलाएगी। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। और आपको यहाँ लिख देना है कितना कि सर ये जो हमारे पास में लाइन बनकर आई है सर ये 9x प्लस 7y बराबर 63 को बताती है। ठीक है। आप हमें एक बार जल्दी से y टाइप करके बताइए कि आप सभी को समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर समझ में आ गया तो y टाइप करना और अगर नहीं समझ में आया तो आप n टाइप करना। कि सबसे पहले आपको एक समीकरण दिया जाता है, सबसे पहले आप लोगों को एक समीकरण दिया जाता है, फिर आप क्या करते हो उस समीकरण से आप सबसे पहले इस बॉक्स को बनाते हो। इस बॉक्स को कैसे बनाते हो कि आपने सर x का मान 0 लिया तो y का मान निकाल लिया और आपने y का मान 0 लिया तो आपने x का मान निकाल लिया और दो बिंदु से जोड़ करके आपने एक लाइन बना दी। आपको यहाँ याद क्या रखना है बच्चे? आपको याद यहाँ पर ये रखना है कि जब भी आपके पास में, हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं अगले वाले पेज पर, देखिए। हाँ, आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है, एक याद कर लेना है। क्या चीज याद कर लेनी है? कि याद करना है, हम बच्चों को सभी को लर्न करना है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि अगर हमारे पास में दो चर में अगर हमें रेखिक समीकरण दिया जाता है, रेखिक समीकरण दिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो इसका ग्राफ बनता है, जो इसका आलेख बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा बनती है। क्या बनती है? वो एक हमेशा सीधी रेखा बनती है। ठीक है, पेपर में आ सकता है सवाल
कि इस तरीके का समीकरण दे देंगे और कह पूछा जाएगा बताइए इस समीकरण का जो आलेख होगा वो क्या होगा। आपसे कह देंगे कि एक वृत्त होगा, आपसे कह देंगे कि एक सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा, एक आपसे कह देंगे कि एक वक्र रेखा होगी, कुछ इस तरीके का आपको, और चौथा बना देंगे इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपको पेज मिल जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपके पास में एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो उसका जो आलेख हमेशा होता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है बच्चे, आपको याद ये रखना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, आपको दूसरा बच्चे एक तो ये याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि जो भी हमारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, यानी कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, अगर आपको एक समीकरण दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके कितने हल होंगे, तो आप कहोगे सर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे। तो अगर आपको दो चर में एक रैखिक समीकरण दिया जाता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए ये इस वाले सवाल का आलेख था, यानी कि सबसे पहले आपने दो पॉइंट निकाले और उन दोनों पॉइंटों को आपने फिर जोड़ दिया, और ये आपके पास में जो रेखा बन गई है उसको आपने लिख दिया है कि 9x प्लस 7y बराबर 63 की रेखा है। ठीक है, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हम आपको एक बार समझा देते हैं, शायद अब आपको यहां से थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, देखिए यदि बिंदु 3,4 समीकरण इतने का के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको दिया गया है एक समीकरण है, ये रहा समीकरण 3y बराबर ए एक्स प्लस 7, यानी कि आपको एक समीकरण दिया गया है। क्या समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया गया है कि 3y बराबर ए एक्स प्लस 7, ये एक समीकरण दिया गया है। कहा गया है कि इसके ऊपर एक बिंदु स्थित है। आप खुद बताइए कि क्या ये हमारे पास में जो समीकरण दी गई है, क्या ये हमारे पास में दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है? आप कहोगे यस सर ये तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर तो सर ये रहा y और एक चर ये रहा सर x, दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि सर इसमें इक्वल टू का साइन है इसलिए समीकरण, और सर इसकी भी अधिकतम घात एक है और इसकी भी अधिकतम घात एक है, तो ये सर दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलिए अगर ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो आप कहोगे सर इसके तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। लेकिन पर जब सर कह दिया कि इसके आलेख पर, यानी कि अब बात किसकी आ गई है, आलेख की, यानी कि ग्राफ की, और जब बात आलेख या ग्राफ की आ जाती है तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल बन जाता है। और आपको जो बिंदु दिया गया है 3,4, इसके अंदर फिक्स हो गया है 3,4 के अंदर कि ये x का मान होगा और ये y का मान होगा। आपको अगर इतना समझ में आ गया है कि ये बिंदु इसके ऊपर लाई करता है, यानी कि ये बिंदु इसके ऊपर स्थित है, तो ये x का मान है पहले वाला और दूसरा वाला y का मान है, तो आप एक बार y टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। आप पहले वाले को y का मान और दूसरे वाले को x का मान कभी नहीं ले सकते। ठीक है, आप पहले वाले को y का मान और दूसरे वाले को x का मान कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि ज्यामिति निर्देशांक यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये बिल्कुल फिक्स होता है कि जो पहले वाला बिंदु होता है वो x को बताता है और जो दूसरे वाला होता है वो y को बताता है। ठीक है, तो आपने कहा सर x का मान 3 लेने पर, x का मान 3 और y का मान 4 रखने पर, आपने कहा सर दिए हुए समीकरण में हम x का मान 3 और y का मान 4 रख देते हैं। चलिए रख देते हैं x का मान 3 और y का मान 4। तो आपने कहा सर y का मान 4 रखा तो 3 गुणा 4 बराबर, सर ax है तो a गुणा 3 प्लस 7। अगर ये इसका हल है तो ये इसी के ऊपर तो लाई करेगा। आपने इसको हल किया तो ये हो गया 12 बराबर 3a प्लस 7। सर 7 को इधर लाके घटा देते हैं क्योंकि सर हमें a का मान निकालना है। तो आपने कहा सर इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं कि 3a प्लस 7 बराबर 12। सर हमें a का मान निकालना है तो हमने लिखा 3a बराबर 12 माइनस 7, 12 में से 7 घटाया तो सर 5 बच गया, और हमने कहा सर 3a का मान आ गया 5 और a का मान आ गया सर 5/3। क्योंकि ये बिंदु, इस पे साफ साफ लिखा है कि ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, इसीलिए आपने इस बिंदु का मान इस समीकरण में रख दिया। क्योंकि आप देखिए जब भी आप एक आलेख बनाते हैं तो सिर्फ वो दो बिंदुओं से मिलकर नहीं बना होता, बहुत सारे बिंदु इस आलेख के ऊपर होते हैं, बहुत सारे बिंदु इस आलेख के ऊपर होते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को जब आप आलेख के ऊपर रखोगे
तो सभी इसी इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई होते रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए आपने यहाँ पर कहा कि हमारे पास में जो ए का मान आ गया, यानी कि ये बिंदु अगर इसके आलेख पर स्थित है तो इसके अंदर x का मान 3 और y का मान 4 रख देते हैं, तो रखने पर आपको ए का मान कितना मिल गया, 5/3 मिल गया। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से y टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो n टाइप करो कि सर मुझे नहीं समझ में आया, सर मेरा कोई डाउट है। समझ में आ गया सभी को? चलिए हम एक और सवाल कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट यानी कि एक तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे अलग तरीके से। देखिए छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक समीकरण है 2x + 8 = 0। क्या लिखा हुआ है कि एक समीकरण है 2x + 8 = 0। अच्छा आप सभी बच्चे टाइप करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहला ऑप्शन तो ये है कि ये एक हमारे पास में क्या है, रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण है, लेकिन पर सर एक चर वाला है, एक चर वाला। और एक ऑप्शन ये है कि सर ये रेखिक समीकरण तो है लेकिन पर दो चर वाला, दो चर वाला। बताओ कौन सा सही है, पहला या दूसरा? कि सर ये रेखिक समीकरण तो है लेकिन पर सर ये एक चर वाला है। दूसरा ऑप्शन है सर ये रेखिक समीकरण तो है ही है लेकिन पर ये दो चर वाला है। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने जितना सीखा है उसके हिसाब से तो पहला ही ऑप्शन ठीक है और आप सभी लोग ठीक हो, यानी कि आप सभी लोग सही हो कि आपने इसका पहला आंसर ठीक बताया है कि सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है, क्योंकि सर इसके अंदर दूसरा चर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपसे इसको पूछा जाए कि बताइए, अगर आप इसको ज्यामिति, देखो इस पे लिखा है समीकरण 2x + 8 = 0 का ज्यामिति निरूपण कीजिए, यानी कि आप इसको कैसे बताओगे, आप इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताओगे। तो हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता देते हैं कि कैसे बनाते हैं। देखो जब आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन होता है इन वन वेरिएबल, यानी कि जब आपके पास में एक रैखिक समीकरण होता है सिर्फ एक चर में, तो आप क्या करते हो, एक लाइन बनाते हो जिसको आप संख्या रेखा भी बोलते हो, नंबर लाइन, संख्या रेखा। और आप जानते हो कि इसके बीच में जीरो होता है, सीधे हाथ की तरफ 1 2 3 4 कुछ ऐसा होता है, और उल्टे हाथ की तरफ -1 -2 -3 -4 होता है। इतना आप सभी जानते हो? बताइए, इतना आप सभी जानते हो ना? क्या इतना आप सभी जानते हो कि एक संख्या रेखा होती है, बीच में सब जीरो होता है, सीधे हाथ की तरफ पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं और उल्टे हाथ की तरफ नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। क्या आप सभी लोग इतना जानते हो? अगर आप लोग इतना जानते हैं तो जल्दी से वाई टाइप करो। ठीक है, सभी का आंसर आ गया कि हाँ सर हम इतना जानते हैं। तो एक बार देखिए कि ये हमारे पास में एक समीकरण है 2x + 8 वाला, 2x + 8 = 0। तो आप देखिए जरा 2x + 8 = 0 को, सॉरी, ठीक है, तो हमने एक लाइन बना ली। हाँ बच्चे एक बार रुके, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि देखो ये एक लाइन है, ठीक है, और आपको जो समीकरण दिया गया था वो दिया गया था बच्चे 2x + 8 = 0। और आप इसको एक ही चर के अंदर आप इसको क्या कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका शो कर रहे थे। तो आपने कहा सर बीच में कहीं ना कहीं यहाँ जीरो होता है, हमने जीरो लिख दिया। सर ये एक हो गया एक, सर ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार एंड डॉट, ये हो गया सर एक्स, यानी कि ये एक्स एक्सिस नहीं है। अब हम इसके ऊपर एक्स एक्सिस मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस हम लिखते हैं सर दो चर वालों में, तो सर हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, और आपने कहा सर इधर होगा -1, सर इधर होगा -2, सर यहाँ पर होगा -3, यहाँ पर होगा -4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे पीछे की तरफ। जब आप इसको हल करोगे, आपने कहा सर 2x बराबर कितना हो गया, सर इधर +8 है तो इधर आके -8 हो गया, और सर हमें तो x का मान निकालना है, तो सर x का मान हो गया -8। इधर सर 2/1 था, इधर आके 1/2 हो गया, काटने पर सर x का मान आ गया -4। और आपने कहा सर -4 तो ये रहा, यानी कि ये सर हमारा आंसर है। इतना सभी को समझ में आ गया कि अगर आपसे कहा जाए कि 2x + 8 का एक आलेख बनाइए, इसके, सॉरी इसका आलेख नहीं बनाना, यह समीकरण 2x + 8 = 0 का एक ज्यामितीय निरूपण कीजिए, यानी कि आपको उसको एक वेरिएबल में, एक चर वाले में जब आप इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपका ऐसा बनेगा। बताइए समझ में आ गया कि एक चर वाले में तो सर ऐसा बनेगा कि हमें एक नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा बनानी है और उस पर जो भी हलाया उसको मार्क कर देना है, तो ये बनेगा हमारा एक चर वाला। ठीक है, लेकिन फिर बच्चे सवाल में लिखा है कि इसी इक्वेशन को आपको दो चर वाले में भी लिखना है। देखो लिखा है ना कि समीकरण 2x + 8 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए,
दो चर वाले में इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स में हम कैसे बनाएंगे इसको? जब भी हमें दो वेरिएबल्स में बनाना होगा, जब भी हमें दो वेरिएबल्स में बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे कि सर दो वेरिएबल्स में बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसके एक्सिस बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले तो हम इसके अक्ष बनाएंगे। सर ये रहा है हमारे पास में इसके अक्ष। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि सर ये रहे इसके अक्ष की, सबसे पहले तो हम इसके अक्ष बना लेंगे। और फिर सर हम इस जानते हैं कि मूल बिंदु होता है एक हमारे पास में। तो हमने कहा सर ये हमारे पास में मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु जिसके जो निर्देशांक होते होते 0,0। सर यहाँ पर होगा हमारे पास में 1,0। सर यहाँ पर होगा हमारे पास में 2,0, ये 3,0, 4,0, 5,0। ठीक है बच्चे, इस तरीके से चलता रहेगा। और अगर इस तरफ देखें तो इधर कितना होगा आपका? होगा सर -1,0। सर इधर होगा -2,0। सर इधर होगा -3,0। और सर यहाँ पे होगा -4,0। सर यहाँ पे होगा -5,0। ठीक है, और समीकरण था 2x + 8 = 0। देखो जब आप इसको एक ही चर में लिखा हुआ है, जब आप इसको दो चर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप इसको दो चर में ऐसे लिखोगे सर 2x प्लस, सर इसके अंदर दूसरा चर तो है ही नहीं, दूसरा चर नहीं तो उसको हम ऐसे लिख देंगे +8 = 0। ये चीज कितने बच्चों को समझ में आई कि सर इसके अंदर दूसरा चर नहीं है, तो सर इसके अंदर जो दूसरा चर y नहीं है, सर उसका गुणांक हम 0 ले लेंगे। उसका गुणांक कितना ले लेंगे हम लोग? 0 ले लेंगे। कि जब हम इसका गुणांक 0 ले लेंगे और आप इसको हल करोगे, तो कैसे हल करोगे? अभी आपने सीखा था कि कम से कम आप दो पॉइंट बना लेना। कैसे बनाओगे? आपने कहा दो पॉइंट। सर ये लीजिए, हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर हमने सर x और y लिखा कि सर ये कुछ इस तरीके का बॉक्स बनाया, और इसके अंदर हमने लिखा x का मान कितना ले लेते हैं और y का मान कितना ले लेते हैं। सर ये x और y, अगर यहाँ पर हमने x का मान, आप हमें बताइए कि अगर हमने x का मान 2 ले लिया, तो क्या y का मान निकल जाएगा? आप कहोगे सर ये तो निकलेगा ही नहीं, ये तो निकलेगा ही नहीं। आपने कहा सर इसका आंसर आएगा कि सर y तो हमारे पास में 0, 1, 2 कुछ भी ले लो। सर y का मान अगर आपने 2 भी ले लिया तब भी काम चल जाएगा कि y का मान 2 है, आप यहाँ y का मान 2 रखोगे तो 0 हो गया। तो सर x का मान कितना आ रहा है हमारे पास में? y का मान अगर हमने 2 ले लिया, देखो लो, y का मान 2 ले लिया, तो सर हमारे y का मान 2 रख दिया, ये रहा। सर y का मान 2 रखा तो 0 × 2, हम थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं बच्चे। देखिए कि सर y का मान 2 ले लेते तो 0 × 2 + 8 = 0। तो सर x का मान कितना आएगा? आपने कहा सर ये तो 0 ही हो गया, यानी कि 2x + 8 = 0। सर x का मान तो अभी भी -4 आ गया है। x का मान कितना आ गया? -4। अब आप y का मान 5 ले लो, आपने कहा सर y का मान 5 ले लेंगे तब भी 0 हो जाएगा। सर x का मान कितना आ गया? -4, यानी कि ये -4,2 -4,5, यानी कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि -4 से पास हो रही होगी। तो इसका जो हल होगा वो एक ये लाइन होगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? ये बताइए, इतना सभी को समझ में आया? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं और ये सवाल सभी बच्चों को हल करना है, अपना ग्राफ आप लोगों को बनाकर दिखाना है। देखिए, आपको एक सवाल हम दे रहे हैं, आप उसको हल करोगे और अपनी कॉपी के अंदर आप हमें अपना आंसर कैमरा को फ्लिप करके दिखाओगे। ठीक है, जैसे अभी बलराम के नाम से बच्चे ने क्लास को ज्वाइन की थी, उन्होंने हमें दिखाया था। देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है जैसा अभी हम लोगों ने किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। बस थोड़ा सा सवाल ये बदल गया है कि आपको एक समीकरण दिया गया है कि 2x + 9 = 0। 2x + 9 = 0 को आपको एक चर वाले में हम लिख देते हैं, एक चर वाले में, एक चर वाले में, और आपको इसको दो चर वाले में, दो चर वाले में क्या करना है? आपको इसको जल्दी से रिप्रेजेंट करके दिखाना है हमें। तो सभी बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर कैमरा फ्लिप करके दिखाना है कि सर हमारा ग्राफ ऐसा दिख रहा है। चलिए, 2x + 9 = 0 को आप एक चर वाले में और दो चर वाले में जल्दी से रिप्रेजेंट करके दिखाइए, फिर हम आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं जो आपको काम में आएंगे पेपर के। अच्छा, एक बार माइक ओपन करके बताइए
कि क्या कोई बच्चा इनको ड्रॉ कर रहा है जो हमने सवाल दिया है कि 2x प्लस 9 बराबर 0 को आप एक चर वाले में रिप्रेजेंट कीजिए। और सर। हाँ ठीक है बलराम, क्या नाम है आपका? नाम पंकज है शायद। आप सोल्व नो कीजिए, सर। सोल्व। अच्छा क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज नहीं बच्चे, साहिल नाम है शायद आपका, साहिल। ठीक है सूरज, आप सोल्व नहीं कर रहे हो बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप सोल्व नहीं कर रहे हो, पर आपको समझ में तो आ गया ना सूरज, यस ये सर। बताइए। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। हम आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता देते हैं जल्दी जल्दी। जब भी बच्चे आपका हो जाए, जिन्होंने बलराम के नाम से क्लास ज्वाइन की, प्लीज एक बार माइक ओपन करना। हम एक बार आपका क्वेश्चन चेक कर लेंगे। बाकी जो भी बच्चा सॉल्व कर रहा है वो अपना जल्दी से बता सकते हैं हमें माइक ओपन करके कि सर मेरा हो गया, चेक कीजिए एक बार। सर मेरे पास ग्राफ नहीं है। ग्राफ नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए हम एक बनाकर सर दिखाएंगे वापस आप कर उस। दिया। ठीक है, आप अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है, और अभी आपने एक ही चर वाले में बनाया, दो चर वाले में नहीं बनाया बच्चे? यस सर, ये बना रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, बनाइए जल्दी से। ठीक है, बाकी आपका एक चर वाले में तो ठीक है। बाकी और किसी बच्चे ने क्या है तो जल्दी से वो भी बता सकते हैं। अगर किसी और बच्चे ने भी क्या है तो वो भी बता सकते हैं जल्दी से। सर अभी ग्राफ नहीं बनाया, क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से बता देते हैं, फिर हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते हैं जल्दी से। देखिए, अगर आप इसको सोल्व करोगे एक चर में, तो आपने कहा सर 2x प्लस 9 बराबर 0 हो गया। सर 2x बराबर कितना हो गया? -9 हो गया। और x बराबर कितना हो गया? -9/2 हो गया। यानी कि कट करोगे तो -4.5 आएगा। अच्छा बच्चे, जिन्होंने बलराम के नाम से क्लास ज्वाइन की थी, आपको अपनी गलती पता लगी बच्चे कि x का मान कितना आएगा? -4.5। और जब आप एक लाइन बनाओगे, इस तरीके से संख्या रेखा नंबर लाइन आप बनाओगे, तो देखो आप जानते हो कि सर यहाँ पर पॉइंट कहीं ना कहीं जीरो होगा। हमने मान लिया कि इसको जीरो लिख दिया, ये रहा जीरो। और सर देखो ये पॉजिटिव लाइन पे कर दिया, नेगेटिव लाइन की हाँ जगह पे। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरीके से यहाँ पर होगा -1, -2, -3, -4, -5, और आपका आंसर आ रहा है -4.5। कितना आ रहा है आपका आंसर? -4.5। तो आपने कहा सर -4 और -4.5, सर यहाँ पर कहीं होगा ये पॉइंट। ठीक है बच्चे, तो आपने कहा सर ये वाला पॉइंट हमारा आंसर होगा। ठीक है, और जब आप इसको दो चर में हल करोगे, तो दो चर में जब आप इसको हल करोगे तो आप एक चीज याद रखना, दो चर वाले के लिए बच्चे, खास करके सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, दो चर वाले के लिए आपको करना क्या होता है? सर दो चर वाले के लिए हमें ग्राफ को ऐसे बनाना होता है। कैसे? कि सर ये हमारा वाई अक्ष, सर ये हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, बच्चों बता देना अगर किसी को कहीं पर ना समझ में आए, कि ये सर हमारा वाई अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, ये रहा, ये माइनस का वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष पॉजिटिव, और ये माइनस का एक्स अक्ष। आपने कहा सर हमारा आंसर आ रहा है -4.5। सर वो -4.5, 2, 3, 4, 5 यहाँ होगा। लेकिन सर इस बार पॉइंट आंसर नहीं होगा सर, इस बार पूरी की पूरी लाइन आंसर होगी। इस तरीके से समझ में आया कि सर इस बार हमें पॉइंट नहीं बनाना है, इस बार सर हमें पूरी की पूरी लाइन बनानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही हो। इतना सभी को समझ में आया? ये बताइए कि कहां पर हमें पॉइंट बनाना होता है। कि सर जब हम एक चर में बात करते हैं तो हमारा आंसर सिर्फ एक बिंदु होता है, लेकिन पर सर जब हम दो चर में बात करते हैं तो हमारी रेखा आंसर होती है, सीधी रेखा। ठीक है बच्चे? ठीक है। अच्छा, आप कुछ बच्चे, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, आप हमें इन क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हो क्या? देखिए, क्या आप इन वाले क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हो? हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देखिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि x = 5, x = 5 का समीकरण बन, आपको x = 5 को रिप्रेजेंट करना है किसमें? दो चर में, दो चर वाले समीकरण में।
जब आप इसको दो चर वाले समीकरण में रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि जब आप इसका आलेख बनाओगे तो कैसा दिखेगा, तो आप कहोगे सर x बराबर 5 है, तो सर x का मान 5 रहेगा, y का मान कुछ भी हो सकता है। सर y का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर x का मान क्या है, फिक्स है 5। तो सर जो हमारा आलेख बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि सर x का मान तो ये रहा 5, मान लेते हैं ये तो एक मूल बिंदु हो गया 0,0, ये तो हमारे पास में मूल बिंदु हो गया 0,0। सर ये x का मान कितना आ गया 1,0, इस तरीके से हो गया सर 5,0। तो आपने कहा सर यहाँ पर एक आंसर आएगा, पूरा का पूरा लाइन आंसर आएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर x बराबर 5 आपको दे दिया जाए तो आप कहोगे सर जो इसका आंसर होगा, आप कहोगे एक लाइन, इसका आंसर होगा लाइन जो कि y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। बताइए समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि x बराबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगी, एक सर सीधी रेखा होगी जो y अक्ष के समांतर होगी। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए कि x बराबर -7 है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर इसका आंसर होगा कि अगर x बराबर -7 है तो सर इसका भी आंसर होगा कि एक रेखा जो कि y अक्ष के समांतर है, लेकिन पर वो कहां पर है, वो कुछ इस तरफ होगी, इस तरीके से जो आपको एक नीले रंग की रेखा दिखाई जा रही है, वो भी एक रेखा होगी जो कि y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर कहीं लिख दिया जाए कि y बराबर 2, y बराबर 2, तो आप कहोगे सर y बराबर 2 कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले हम एक अक्ष बनाएंगे, ये रहा सर हमारे पास में अक्ष, और सर y बराबर 2 यानी कि सर y का मान 2 होना चाहिए, बाकी सर x का मान कुछ भी रहे, तो सर y का मान इस रेखा पर हमेशा 2 होगा, और ये एक रेखा बनेगी सर जो कि हमारी x अक्ष के समांतर होगी। अब आप हमें बताइए कि आपको समझ में आ गया है कि कब रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी और कब y अक्ष के समांतर होंगी, इतना समझ में आ गया है सभी को? ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया, तो अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, सबसे पहला स्टार मार्क कर लेना, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अभी याद कराया था कि जो आपके पास में दो चर वाला मान लो लिख दिया जाए कि 2x + 3y = 5, तो आप कहोगे सर इसके कितने हल होंगे। सर ये दो चर वाला एक समीकरण है, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, सर इसके हल तो अनेक होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सर अगर हमने y का मान 0 ले लिया तो सर x का मान कुछ और आ जाएगा, सर y का मान 1 ले लिया तो सर x का मान कुछ और आ जाएगा, y का मान 5 ले लिया तो सर x का मान कुछ और आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास में दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होगा तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो जल्दी से y टाइप करो कि हाँ सर इतना समझ में आ गया है कि अगर हमारे पास में दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होगा तो सर उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक पॉइंट और है आप लोगों के सामने, तीसरा। अभी याद कराया था कि जो दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा यानी कि वो कहीं से मुड़ी हुई तिरछी नहीं होती। यानी कि जब भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण लोगे तो जो उनका आप आलेख ग्राफ बनाओगे वो हमेशा एक सीधी रेखा बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा भी था, आपसे कोई कहे कि x बराबर 5 का आप एक चर वाले में, जब आप इसको आलेख बनाओगे एक चर वाले में तो आप एक नंबर लाइन से बनाओगे, लेकिन फिर जब आप इसका इसी का दो चर में बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, एक सर ऐसे बनाओगे और x बराबर 5 अभी सीखा था सर, x का मान 5 रहेगा तो y के समांतर एक रेखा आ जाएगी। ठीक है, यानी कि दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। समझ में आया? तो एक बार जल्दी से y टाइप कर दो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि हमारे पास में दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं इनका जो ग्राफ होता है हमेशा सरल और एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, चलिए अगर हमारे पास में x बराबर 0 है तो आप कहोगे ये किसका है, ये y अक्ष का समीकरण है, और हमारे पास में अगर y का मान 0 है तो हम कहेंगे x अक्ष का समीकरण है। तो बच्चे ये आपको याद करना है और ये हम आपको सिखा देते हैं। देखिए जब आप अक्ष को बनाते हो कुछ इस तरीके से तो बना के दिखा रहे हैं हम आपको कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इस अक्ष को यानी कि इस प्लेन को बनाते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन को, तो कैसे बनाते हो। आपने कहा कि सर x का मान 0 हो, अब आप बताइए x का मान 0 यहीं पर तो होता है। भाई ये जो पूरी की पूरी एक रेखा है यहाँ पर क्या होता है, x का मान 0 होता है,
यानी कि अगर x बराबर 0 है तो आप कहोगे ये इस वाली चीज को बताता है, किसको, y अक्ष को बताता है। और अगर y का मान 0 होगा तो वो x अक्ष को बताएगा। ठीक है, एक बार हमें बताइए कि ये जो हमारे पास में सीधी रेखा होती है y अक्ष को, इसका क्या होता है, इसका समीकरण होता है x बराबर 0। बताइए, इतना समझ में आया कि सर जो हमारी y अक्ष होती है इसका समीकरण क्या होता है y अक्ष का? आप कहोगे सर जो y अक्ष का समीकरण होता है सर वो x बराबर 0 होता है। और x अक्ष का जो समीकरण होता है, आप कहोगे सर जो x अक्ष का समीकरण होता है सर वो होता है हमारे पास में y बराबर 0। होता है कि नहीं होता है कि जो भी हमारे पास में x अक्ष होता है इसका समीकरण होता है y बराबर 0, और जो हमारे पास में y अक्ष होता है इसका समीकरण होता है x बराबर 0। यानी कि इस y अक्ष पर x का सभी मान 0 होगा। अब कोई भी बिंदु उठा लो उसमें x कोऑर्डिनेट 0 ही रहा होगा। और जो हमारा x अक्ष होता है इसके ऊपर हमेशा y 0 होता है, इसके ऊपर हमेशा y 0 होता है। ठीक है, चलिए। और आपके पास में एक और बिंदु है कि अगर आपसे पूछा जाए x बराबर a का आलेख जो होगा कैसा होगा। अभी बताया था कि सर x बराबर 5, इसका जो आलेख होगा सर वो y अक्ष के समांतर होगा, ये रहा y अक्ष के समांतर। और जो y बराबर a, सर अभी बताया था y बराबर a सर वो x अक्ष के समांतर होगा, तो वो x अक्ष के समांतर होगा। इतना समझ में आया सभी को कि अगर x बराबर a होगा, अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे तो वो जो ग्राफ आएगा वो y अक्ष के समांतर आ जाएगा। और अगर आप y बराबर a का ग्राफ बनाओगे तो वो x अक्ष के समांतर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो एक लास्ट पॉइंट और है आप लोगों के लिए कि अगर हमारे पास में लिखा हो y बराबर mx, देखो ये आपके सिलेबस का वैसे है नहीं बात, आप इतना समझ लीजिए। अगर कहीं लिख दिया जाए y बराबर 3x तो आप कह दोगे कि सर ये हमेशा मूल बिंदु से पास होगी। किससे पास होगी? मूल बिंदु से पास होगी। अगर इसके अंदर कहीं पर भी अचर नहीं है, देखो इस वाले समीकरण में कहीं पर भी अचर नहीं है कहीं अचर? आप कहोगे नहीं सर इसमें कहीं पर भी अचर नहीं है। अगर किसी समीकरण में प्लस माइनस अचर नहीं है तो आप कहोगे वो समीकरण हमेशा मूल बिंदु से ही पास होता है। वो समीकरण हमेशा मूल बिंदु से ही पास होता है। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले, बताइए कि 3x बराबर 4y, क्या ये समीकरण मूल बिंदु से पास होगा? आप कहोगे हाँ सर ये समीकरण मूल बिंदु से पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4y बराबर 3x, और सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y बराबर 3x बटे 4। तो ये y बराबर एम एक्स की फॉर्म आ गई, इसमें प्लस माइनस अचर है ही नहीं। तो आप कहोगे सर इस टाइप के समीकरण जिसमें प्लस माइनस अचर नहीं होते, जिसमें प्लस माइनस अचर नहीं होते, वो हमेशा मूल बिंदु 0,0 से पास होते हैं। अब आप बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें ये समझ में आ गया है कि अगर हमारे पास में कोई भी ऐसा समीकरण है y बराबर एम एक्स के जैसा, तो सर वो हमेशा मूल बिंदु 0,0 से पास होगा। ठीक है, और आपके लिए एक और लास्ट आपके पास में है कि दो चर वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं इनके आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखिक समीकरण का हल होता है। साथ ही रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित होता है। इसका मतलब क्या, ये समझिए। मान लो कि आपने एक दो चर वाला रेखिक समीकरण बना लिया, दो चर वाले रेखिक समीकरण का आपने एक आलेख बना लिया कि मान लेते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण का एक आलेख है, और सर आलेख ये रहा। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया? यानी कि ये जो लाइन है काली वाली ये एक दो चर वाला रेखिक समीकरण है। क्या ये दो चर वाला रेखिक समीकरण? तो देखो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु है, ये अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो देखो यही लिखा हुआ है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण में के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखिक समीकरण का हल होता है। मान लेते हैं ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो ये जो बिंदु है ये भी इसका हल होगा, ये भी इसका हल होगा, ये भी इसका हल होगा, और ये भी इसका हल होगा। पहला तो इतना कहा गया है अगर रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित होता है, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि जो इसके हल है वो इसी के ऊपर रहते हैं, हमेशा क्या होते हैं वो इसी के हमेशा ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए और बताइए कि आपकी आज की क्लास कैसी रही, कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 दो चर वाला रैखिक समीकरण जो इंपोर्टेंट सवाल है वो आपको सभी को समझ में आ गया ना? एक बार माइक ओपन करके बताइए सभी बच्चे कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई है ना? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो
तो इस तरीके की क्लासेस आपको बेनिफिट यानी कि अच्छी लग रही है ना सभी क्लासेस? सर ठीक, सर ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में